नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की जो अपडेट है वो यूरोपीय देश को लेकर के है, यूरोपीय यूनियन को लेकर के है। यूरोपीय यूनियन वही देश हैं जो हमेशा अमेरिका के समर्थित या अमेरिका के पाले से बैटिंग करते हैं, मतलब अमेरिका के पक्ष के माने जाते हैं। इन भाई साहब लोगों ने अब धीरे धीरे अपना पाला बदलना स्टार्ट कर दिया, मतलब अपना मैदान बदलना स्टार्ट कर दिया। और ये धीरे धीरे अमेरिका का साथ छोड़ते छोड़ते ये धीरे धीरे रूस की तरफ वापस जा रहे हैं। एक टाइम में ये रूस के एकदम घोर विरोधी हुआ करते थे। कौन से समय में? जब रूस के और यूक्रेन के झगड़ा चल रहा था, उस टाइम के अंदर ये सबसे ज्यादा किसी के विरोधी थे, तो ये लोग रूस के विरोधी थे और अमेरिका के हमेशा समर्थित रहे हैं। साथियों, ये वही जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या यूरोपियन जो देश हैं उनके लीडर्स हैं। इनको किसी चीज के लिए दुनिया में जाना जाता है तो अमीरी के लिए जाना जाता है, रईसी के लिए जाना जाता है। ये पूरी दुनिया पे राज किए हुए देश हैं। साथ ही इन लोगों ने दुनिया का, कहते हैं कि इस कोने से लेके उस कोने तक, मतलब जहां से सूर्य उदय होता है वहां से लेकर के जहां सूर्य अस्त होता है वहां तक इन लोगों ने राज किया है, पूरी दुनिया का शोषण किया है। एक समय था जब भारत पे लगभग ब्रिटिश 200 साल तक राज करके गया है और भारत का इतना शोषण किया है कि आप और हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये वही यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हैं। साथ ही इन लोगों का कोई दिवाला भेड़ा या इन लोगों का कोई दिवालिया निकाला है तो वो ये महोदय है। इन महोदय ने 2022 के अंदर युद्ध की शुरुआत करते हैं। युद्ध शुरू होता है रूस और यूक्रेन के बीच में, और ये महोदय मतलब युद्ध को लीड करते हैं। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं यूक्रेन की क्या दशा करवा दी इसने, मतलब पूरा यूक्रेन बर्बाद हो गया। ना जमीन मिली, ना यूक्रेन को नाटो में सदस्यता मिली, और लास्ट में इसको कुछ नहीं मिला। और लास्ट में ये मिला कि अब आपको वापस नाटो में एंट्री नहीं मिलेगी। ये तो पहले दिन भी इसको मालूम था कि नाटो में हमारी एंट्री नहीं हो रही, पर किसी को बर्बाद किया इसने। मतलब यूक्रेन, अगर यूक्रेन ने युद्ध को लंबा खींच के किसी को बर्बाद किया तो वो मतलब यूरोपीय यूनियन को गया। इसको कई बार समझाने के लिए साथियों, मतलब अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके जो विटकोप उनके जो दूत हैं या उनके सलाहकार हैं, वो कई बार इनको समझाने के लिए आते हैं। भाई साहब समझे नहीं। इन विटकोप के साथ में अमेरिका के जो मतलब ट्रंप है उनके दामाद हैं कुशनर, वो भी साथ आते हैं। पर ये भाई साहब मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसको मालूम है कि इसकी दुकान है, इसकी शॉप चल रही है वो इसी युद्ध से चल रही है। युद्ध खत्म हुआ, वहां पे चुनाव होंगे तो ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, तो इससे बेटर है कि युद्ध को लंबा खींचते रहे हम। अगर इस युद्ध में कोई पिसता जा रहा है या किसी की बुरी हालत होती जा रही है, किसी की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, तो वो यूरोपीय यूनियन की हो रही है। ये वो यूरोपीय देश हैं जो, मतलब कहा जाता है ना कि एक समय की जहां से सूर्य उदय होता है जहां अस्त होता है वहां तक इनको लोगों का सिक्का चलता था, इनकी तूती बोला करती थी। अब समय यह आ गया कि इनको अपने स्टेटस, मतलब इनको अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इनके अब खुद की आइडेंटिटी के लिए इनको संघर्ष करना पड़ रहा है। और इन लोगों को, मतलब अब ये जिस देश से खतरा है उसका मुकाबला करने के लिए आपस में कई देशों को आपस में मिल के एक संगठन बनाना पड़ता है, फिर ये उस देश से मुकाबला करने के लिए तैयार या उस स्थिति में आते हैं। साथियों, आपको बता दूं ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में कोई देश है तो वो रूस है। रूस ने हाल ही के अंदर जो किसी पे आक्रमण किया है तो वो यूक्रेन पे किया है। यूक्रेन पे आक्रमण करता है तो ये जो येलो कलर में दिख रहा है ये यूरोपीय देश है। जो यूरोपीय देशों को लगता है कि यार हम पे भी खतरा है, आज ये यूक्रेन को कब्जा रहा है, भविष्य में अपनी तरफ भी ये अपना रथ है वो अपनी तरफ भी मोड़ देगा। तो ये लोग इस टाइम में करते क्या है कि जब ये यूरोपियन कंट्रीज हैं वो आपस में मिलकर फंडिंग करती हैं। फंडिंग किसको करती हैं? यूक्रेन को करती हैं कि यूक्रेन महोदय आप युद्ध लड़ो, आपको जो चीज चाहिए वो लोग हम लोग दे रहे हैं। अब ये एक्चुअल में युद्ध यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, ये युद्ध लड़ रहे थे इतने दिन से यूरोपियन देश लड़ रहे थे, वो इनको फंडिंग कर रहे थे। इस फंडिंग से ये यूक्रेन है वो युद्ध लड़ रहा था रसिया से। साथियों, अब ये युद्ध लगभग 2 साल खिंच गया, मतलब 2 साल, सॉरी 2 साल का नाम आ गया, लगभग ये युद्ध 4 साल खिंच गया। 2022 में जो युद्ध स्टार्ट होता है 2026 के अंदर चल रहा है। 4 साल के आसपास जो युद्ध चल रहा है उसके अंदर सबसे बुरी हालत किसी की हुई है तो इन यूरोपियन कंट्रीज की हुई है। इन लोगों, ये लोग मतलब इनका दिवालिया निकल गया, ये हालत स्थिति हो गई। आपको मैं अगर एक डाटा एक सोर्स के माध्यम से बताऊं तो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में ब्रिटेन और फ्रांस की जो स्थिति नहीं हुई थी वो वर्तमान समय के अंदर स्थिति हो चुकी है। मतलब यूक्रेन के युद्ध से इनकी स्थिति, मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर से भी बुरी हालत हो चुकी है इन लोगों की। मतलब इकोनॉमी इतनी, मतलब इस गोर दौर से गुजर रही है। ये मतलब वही देश हैं जिन्होंने दुनिया पे एक समय राज किया था, दुनिया को लूटा था इन लोगों ने। ये लुटेरे हैं, सारे एक जगह खड़े हैं। अब साथियों, कहानी ये भी निकल के आती है कि इस युद्ध के अंदर किसी को फायदा हुआ तो जेलेंस्की को फायदा होता है। जेलेंस्की को दो फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि जेलेंस्की ने युद्ध की धमकी दे दे कि यूरोपियन कंट्रीज से पैसा लेते रहे, समय समय पे पैसा लेता रहा, और इधर इनका इनका खुद का यूक्रेन है वो जलता रहा, और इसका इस डर दिखा दिखा के किसी ने लूटा तो जेलेंस्की ने लूटा। लूटा किन से? यूरोपियन से, जो मतलब रईसाई की नवाबी, ये रईस देश थे या रईसाई थी या फिर जो अपने आप को नवाब कहा करते थे या नवाब हुआ करते थे, उन लोगों को लूटा।
एक तो जेलेंस्की ने लूटा, दूसरा किसने लूटा, दूसरा ट्रंप ने लूटा। ट्रंप ने इतना लूटा, इन लोगों को लूटा कि अब इनको लगा कि यार नहीं नहीं, हम लोग अब ट्रंप के पाले में नहीं रहेंगे, ट्रंप के पक्ष में नहीं रहेंगे। और उनमें सबसे पहले कोई बाहर निकल के आता है तो मेलोनी निकल के आती है। ये मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री है, और ये इटली की प्रधानमंत्री ये कहती है कि यार नहीं नहीं, हम लोग अब अमेरिका के पक्ष में नहीं रहेंगे, अमेरिका के कहने में नहीं आएंगे, हमें धीरे धीरे अब रूस से बात करनी चाहिए। साथियों, हेडलाइंस निकल के आती है, द मास्को टाइम्स अखबार है उसके द्वारा छापा जाता है कि जो इटली की प्रधानमंत्री है उसके द्वारा बोला जाता है कि यार यूक्रेन के भरोसे नहीं छोड़ सकते इस युद्ध को, क्योंकि ये 4 साल खींच ले गए इसको, यूक्रेन को। और अब यूरोपियन यूनियन है उसको अब रसिया से या रूस से बात करनी चाहिए, मास्को से टॉक करनी चाहिए। ये मतलब सबसे ज्यादा इस टाइम के अंदर ट्रेंड या मतलब सुर्खियों के अंदर है। साथ ही इसके अलावा ब्लूमबर्ग है वो छापती है कि मेलोनी ये कह रही है कि अब वो समय आ चुका है जब हम लोग रसिया से बात करेंगे। आपको मैं बता दूं, ये ट्रंप महोदय हैं, ट्रंप महोदय के बाद में ट्रंप महोदय के पास में जेलेंस्की जाते हैं, और जेलेंस्की जाते हैं और वहां पे जो अपनी जो कंडीशन है सब चीजें बताते हैं कि भाई मेरी इतनी जगह गई, मेरी ये चीजें ले ली है। किसने ले ली है? रसिया ने ले ली है। पूरा बता दें, बाकायदा एक मैप लेके जाते हैं, ये मैप है, उस मैप के अंदर ये बाकायदा दिखाते हैं कि हमारी इतनी जगह पे कब्जा कर लिया गया। और इनके साथ में ये पंच बैठे हुए हैं, तो ये पंच हैं यूरोपियन यूनियन के लीडर। अब ये यूरोपियन यूनियन के लीडर इसको पहले तो जेलेंस्की को कॉन्फिडेंस देते हैं, फंडिंग देते हैं, सब कुछ करते हैं कि भाई तू युद्ध लड़, तेरे को युद्ध में लड़ना है, अगर तू डटा रहेगा तो हम लोगों का अस्तित्व डटे मतलब रुका रहेगा, नहीं तो अगर जिस दिन तू सलेंडर कर देगा तो अगला नंबर हमारा आएगा। तेरे को युद्ध में क्या चाहिए? जेलेंस्की ने कहा कि भाई युद्ध लड़ने के लिए मेरे को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो हम दे रहे हैं। पैसा दिया इन लोगों को, सारे सोर्स दिए। और जब इन लोगों को अब लगा कि नहीं यार ये जेलेंस्की नहीं जीत सकता और इसका लास्ट में भी अंत होने वाला है, तो इन लोगों ये लोग अपने पैर पीछे कर रहे हैं। ट्रंप महोदय वही हैं जब इनको बैठा कि कई बार समझा चुके हैं ओवल ऑफिस में कि भाई साहब इस युद्ध को यहीं रोक दो, जो जमीन गई उसको जाने दो, आप लोग इस युद्ध को रोक दोगे उसी में आपकी भलाई है। इसी टाइम पे यहाँ पे मेलोनी बैठी हुई है। ये मेलोनी वही मेलोनी है जो कई बार ये मतलब वहां पे समझाती है, या फिर जो भी डिसीजन होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा ये मतलब इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आप देख सकते हो ट्रंप के साइड में या मतलब ट्रम्प के पड़ोस में ये बैठी हुई है मेलोनी, और वो जो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ली जाती है इसमें अपना प्रॉपर अपना जो ओपिनियन है वो रखती है। मतलब इसको इतने दिन तो ऐसे लग रहा था जेलेंस्की जीत जाएगा, पर अब इसको लग रहा है कि नहीं नहीं, जेलेंस्की नहीं जीत पाएगा। इस युद्ध में अगर किसी ने कुछ कमाया है तो ट्रंप ने कमाया। ट्रंप ने अच्छे खासे वेपन्स बेचे हैं, अच्छे खासे वेपन्स चिपकाए हैं, हथियार चिपकाए हैं। किनके चिपकाए हैं? यूरोपीय यूनियंस और नाटोज कंट्रीज के। और उसके अलावा इसने सबसे ज्यादा कुछ कमाया है तो एनर्जी बेच के, चाहे उसके अंदर पेट्रोल हो, गैस हो, डीजल हो, सब चीजें बेच के यूरोप से पैसा कमाया। यूरोप की हालत किसी ने टाइट की है तो इसी आदमी ने की है। साथियों, आपको एक चीज बता दूं कि पहले G8 हुआ करता था। जब क्रीमिया पे 2014 के अंदर जब कब्जा करता है कौन? रूस कब्जा करता है, तो G8 से बाहर निकाल दिया जाता है। और ट्रंप उस टाइम में कहता है कि रूस को बाहर निकालना है, तो सबसे पहले ये यूरोपियन यूनियन या यूरोप के देश हैं वो बाहर निकल के आते हैं कि हाँ हाँ आप रसिया को बाहर निकाल दो, ये समय आ चुका है। ये पहले रसिया को बाहर निकालते हैं। उसके बाद में ट्रंप कहता है कि रसिया पे सैंक्शंस लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाने चाहिए, आर्थिक प्रतिबंध लगाने चाहिए। ट्रंप कहता है कि रसिया पे लगाने चाहिए। और जितने भी जो एसिड हैं कहाँ पे, जो ब्रिटिश कंट्रीज हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाहे उसमें ब्रिटिश हो, फ्रांस हो, उनके बैंक के अंदर जितना भी रसिया का गोल्ड रखा हुआ था उसको फ्रीज कर दिया जाता है। उसके अलावा जितनी भी वहाँ की बैंकों के अंदर पैसा रखा जाता है, रसिया का पैसा होता है, उसको फ्रीज कर दिया जाता है। पूरे एसेट वहाँ पे फ्रीज कर दिए जाते हैं। किसके कहने पे? ट्रंप के कहने पे। कौन कर रहे थे? यूरोपियन यूनियन कर रही थी। मतलब पूरा मतलब इतनी जल्दीबाजी के अंदर ये सारे फैसले ले रहे थे, इनको नहीं मालूम था कि भविष्य के अंदर वापस भी अपने को रूस की तरफ जाना पड़ सकता है। और साथियों, यहीं पे खेल ये होता है कि जब ये जब आर्थिक प्रतिबंध लग रहे थे तो उस टाइम के अंदर जो ये ऑयल आ रहा था ऊपर, रसिया से ये ऑयल आ रहा था, तो इन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एनर्जी गैस आया करती थी, ऑयल आया करता था, पेट्रोल डीजल आया करता था, उस पर भी प्रतिबंध लगवाया ट्रंप महोदय ने लगवाया। और ट्रंप ने इसका फायदा भी उठा लिया, मतलब मौके को बुना भी लिया। इसने किया क्या कि वहां से रसिया पे तो प्रतिबंध लगवा दिया जाता है, ये कहकर कि भाई आप उससे अगर एनर्जी खरीदोगे, यूरोपियन यूनियन है उसको बोलता है कि आप अगर रसिया से अगर ये एनर्जी खरीदोगे उसके बदले में रसिया को आप पैसा दोगे। रसिया पैसा का बम्प और गोला फोड़ेगा किसमें? यूक्रेन पे फोड़ेगा। ये युद्ध तो रुकेगा नहीं, आप बिक जाओगे। तो ये कहकर के इसको मतलब आर्थिक प्रतिबंध लगवा दिया जाता है रसिया पे, रूस के द्वारा, इसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। और अमेरिका ने फिर अपना पेट्रोल डीजल अच्छे दाम पे चिपका दिया। किनको चिपका दिया? नाटो कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन को चिपका देता है। और मतलब अच्छा खासा यहाँ से मुनाफा कमा के ले जाते हैं। अब ये बात धीरे धीरे इनको समझ में आ रही है। किनको समझ में आ रही है? यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है उनको समझ में आ रहा है कि भाई साहब अमेरिका हमें लूट रहा है। अमेरिका एक तरीके से देश नहीं है, वो एक तरीके से
कंपनी है, एक तरीके से व्यापारी लोग हैं, वो हमें लूट रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। वो आर्थिक प्रतिबंध रसिया पे लगवा के गैस पेट्रोल उधर से लेने नहीं दे रहे हैं, अपने वाला महंगे वाला अपने को चिपका के जा रहे हैं। अब धीरे धीरे जो यूरोपियन यूनियन है उनको रसिया याद आ रहा है। और आप देख सकते हो कि ये जो मास्को है यहाँ पे रसिया है, रसिया से जो ये जो लाइनें आ रही हैं वो तेल की एनर्जी की ये पाइपें आ रही हैं। और ये जैसे यूक्रेन के अंदर भी जा रही थी, पहले जर्मनी में भी जा रही हैं, आगे देशों के अंदर भी जा रही हैं। मतलब ये इनके अंदर रसिया इनको बहुत सस्ती कीमत पे दे रहा था और ये युद्ध का नाम लेके इनको रुकवाता था। अब महंगी कीमत पे चिप रहा था तो वो इसको चिपका रहा था, तो वो अमेरिका चिपका रहा था। साथियों ये बात समझ में आ गई मेलोनी को ये कहा कि देखो यार ऐसे है कि आपकी ये यूरोपीय यूनियन है, इसमें से धीरे धीरे करते हुए लोग निकल रहे हैं। उसमें मेलोनी भी आ गई। मेलोनी ने कहा कि भैया अब नहीं हो पाएगा ज़्यादा, हम लोग अब यूक्रेन का इतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी खुद की हालत खस्ता होने के लिए चली। और ये कह रहे कि यार अब यूक्रेन का जो मुद्दा है उस पर डायरेक्ट यूरोपीय यूनियन को बात करनी पड़ेगी। और ये खुद भी कहती है कि आप डायरेक्ट बात कीजिए, यूक्रेन के भरोसे आप इस युद्ध को मत छोड़िए, क्योंकि 4 साल हो चुकी है, ये युद्ध लंबा खींचेगा तो सबसे ज़्यादा किसी की आर्थिक हालत या स्थिति खराब होगी तो वो यूरोपीय यूनियन की होगी। यूक्रेन का कुछ नहीं जाएगा, यूक्रेन कटोरा लेके यूरोपीय यूनियन के पास में आएगा, उनको पैसा देना पड़ेगा अल्टरनेट, और पैसा देंगे तब वो युद्ध लड़ेगा। और अब पैसा जा किसका रहा है, यूरोपीय यूनियन का, तो ये कह रहे हैं कि बात करना पड़ेगा। इन लोगों ने पूरा पूरा डिटेल के अंदर बताया कि भाई अब वो समय आ चुका है कि हमें रूस से बात करनी ही पड़ेगी, अब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। ये कह रहे हैं कि भाई जेलेंस्की की एक तरफा बात सुनते हैं। जेलेंस्की आता है यूरोप के अंदर, सारे नेताओं को लेकर बैठता है, उनको अपनी बात बता के फिर अमेरिका चला जाता है, फिर वापस यूक्रेन चला जाता है, हम लोग पैसे दे देते हैं। हम एक पक्ष की बात सुन रहे हैं, हमें दूसरे पक्ष की मास्को रूस है उसकी तो बात सुनी नहीं हम लोगों ने, वो क्या कहना चाहते हैं। अगर बिगड़ेगा क्या मास्को, तो इसको जो 2 साल खींचा, जो 4 साल खींचा उसको 6 साल खींच देगा, उसकी चलो मान लो इकोनॉमी आ जाएगी। पर ये तो मतलब कटोरा लेके रोड पे आ जाएंगे यूरोपीय यूनियन तो रसिया के चक्कर के अंदर। तो रसिया को ये डायरेक्ट बात करने के लिए कह रहे हैं। और इनको दोनों तरफ से, एक तरफ यूक्रेन लूट रहा है, दूसरी तरफ इनको अमेरिका लूट रहा है। वो पेट्रोल डीजल वेपन्स के नाम पे लूट रहा है, ये यूक्रेन को ये कह रहा है कि भाई साहब मैं यहाँ युद्ध लड़ रहा हूँ, मेरे को पैसे की जरूरत है। और ये जो मेलोनी है ये इसने अभी स्टैंड नहीं लिया, ये इसने पिछले साल ही मतलब अपना हिंट जो इशारा कर दिया था। इशारा इन्होंने ये किया था कि जब नाटो के अंदर ये कहा था कि भाई नाटो के अंदर नाटो मतलब ये इनको यूरोपीय जो देश है उनका आपस में मिलकर ग्रुप बना हुआ है। बोला था कि नाटो की सेना मतलब यूरोपीय देश के सभी देश के थोड़े थोड़े सैनिक आपस में मिलके और मतलब नाटो की जो सेना बनेगी उसमें जाकर के ये यूक्रेन के अंदर रसिया से जाकर लड़ाई मतलब युद्ध के अंदर भाग लेंगे। सबसे पहले मेलोनी ने कहा कि भाई साहब हमारे वाला कोई नहीं जा रहा, मतलब इसने मना कर दिया कि हम लोग नहीं जा रहे और हमारा एक भी सैनिक नहीं जाएगा जंग के अंदर। उसी वक्त ऐसा एहसास हो गया था कि नाटो के अंदर बगावत हो गई, नाटो टूटने वाला है। साथियों इसको फिर ये भी पूछा गया कि भाई साहब आपके साथ में ऐसे कोई विचार और भी रखता है क्या, तो भाई साहब ये कहते हैं कि भाई साहब मैक्रोन जो फ्रांस वाले राष्ट्रपति हैं वो भी रखते हैं। उन्होंने पिछले महीने भी ये कहा था, पिछले महीने की ये देख सकते हो आप 19 दिसंबर को भी इन्होंने कह दिया था कि अब वो समय आ चुका है, जो यूरोपियन यूनियन है वो सही समय है, आपको बात करनी चाहिए, किससे, रसिया से बात करनी चाहिए। अगर आप बात नहीं करोगे तो आपकी हालत जो दिनों दिन बदतर होती जाएगी। और ये अभी 7 जनवरी को भी कहते हैं कि भाई साहब अब समय राइट है, अब बात कर लो, अगर नहीं करोगे तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जो यूरोपियन कंट्री जो अपने आप को नवाब कहा करती थी वो कटोरा लेके खड़ी हो जाएंगी, वो मतलब खुद की स्थिति खराब हो जाएगी इस युद्ध के चक्कर में। युद्ध किसी के मतलब किसी के हित में नहीं है। और इन्होंने प्रॉपर बताया कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बात कर लेनी चाहिए, किससे, रसिया से बात कर लेनी चाहिए। इन्होंने तो ये भी कहा था कि भाई अगर आप लोग चाहो, यूरोपियन यूनियन चाहे तो मैं रसिया से या पुतिन से बात करने की इच्छा रखता हूँ, मैं बात कर लूंगा। आने वाले हफ्तों के अंदर ये बात करने की खुद भी अपनी इच्छा जाहिर करते कि भाई मैं बात कर लेता हूँ, आप लोगों को शर्म आ रही होगी तो। उसके अलावा ये भी कहते हैं कि भाई मतलब प्रॉपर ये पूरी चीज़ें बताते हैं कि एक एक रास्ता बताते हैं कि भाई आपको ऐसे ऐसे बात करनी चाहिए, अगर ये नहीं करोगे तो ये सब किसी के हित में नहीं है। साथियों ये कहानी कहाँ से निकल के आएगी, भाई इनको कहाँ जरूरत पड़ गई कि अमेरिका के पाले से निकल के इनको रूस की तरफ वापस रुख करना पड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं ये पिछले हफ्ते में आप देख सकते हो वेनेजुएला पे कब्जा करने के बाद में अमेरिका अमेरिका का जो इस टाइम में जो लेवल चल रहा है, कॉन्फिडेंस चल रहा है, वो 7वें आसमान पे। उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाते हैं, वहाँ पे अपने देश के अंदर ले जाते हैं, जो कॉन्फिडेंस आया वहाँ की आर्मी में, वहाँ के ट्रंप में। तो उसके बाद में इन लोगों ने कहा कि हम लोगों को ग्रीनलैंड चाहिए, भाई साहब हमें ग्रीनलैंड चाहिए। अब ग्रीनलैंड की कहानी ये है कि ग्रीनलैंड एक समय में जो डेनमार्क है उसी का पार्ट हुआ करता था। अभी कुछ समय पहले से वो एक इंडिपेंडेंट एक नेशन है, मतलब एक राष्ट्र है, स्वतंत्र राष्ट्र है। अभी वो अगर सब्सिडी, किसी की सब्सिडी पे सर्वाइव कर रहा है तो डेनमार्क की सब्सिडी पे सर्वाइव कर रहा है ग्रीनलैंड। अब ये ग्रीनलैंड के लिए ट्रम्प महोदय कहते हैं कि मैं एक एक व्यक्ति को 1-1 करोड़ रुपए दूंगा, मतलब इतने तो रुपए दूंगा, ये पूरी मतलब बोली लगाता है कि मेरे को ग्रीनलैंड चाहिए। प्यार से देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इतने तो रुपए दे रहा हूँ, उससे दे दो, नहीं दो तो लास्ट में कब्जा करना मेरे को आता है, मतलब
ट्रम्प को जाना किसके लिए जाता है? ट्रम्प को डाकिया आदमी है वो, मतलब उसको जो चीज़ उसको लगता है कि अपने देश के लिए या अपने हित में है वो जाके लूट लेता है। और साथियों ये वो ग्रीनलैंड है जिसके लिए अभी अभी ट्रम्प ने दावा बोला है। जब ट्रम्प ने ये चीज़ बोली तो जो ग्रीनलैंड है ये मतलब डेनमार्क का पार्ट हुआ करता था, और ये मतलब नाटोज कंट्रीज में आता है, मतलब नाटो यूरोप के देश आपस में मिलकर एक संगठन बना रखे हैं उसमें आता है। उसकी फिलोसफी ये है कि किसी एक पे अगर युद्ध किया गया तो नाटो के किसी एक पे किसी और कोई देश अगर अतिक्रमण करता है या आक्रमण करता है तो नाटो के सारे देश उसके साथ मिलकर के उससे युद्ध लड़ेंगे। ये फिलोसफी पे नाटो बनाया गया था। अब जब ये ट्रम्प खुद ही जो नाटो की नींव रखवाने वाला था वो खुद ही कह रहा है मेरे को डेनमार्क चाहिए, जैसे ही डेनमार्क के लिए बोला सॉरी ग्रीनलैंड चाहिए, मेरे को ग्रीनलैंड के लिए बोलता है तो डेनमार्क बोलता है कि ये आप गलत कर रहे हो, ये तो नाटो की जो फिलोसफी है उसको आप लोग विपरीत हो, ये तो विपरीत बात कर रहे हो। तो उस टाइम में ये देखा जाता है कि नाटो साइलेंट ऑन डोनाल्ड ट्रम्प ग्रीनलैंड फर्स्ट, मतलब ये कहा जाता है कि नाटो एकदम साइलेंट है इस मुद्दे पे, नाटो कुछ बोल ही नहीं रहा है। नाटो बोले क्या भाई, नाटो जो नाटो की दुकान चल रही है वो तो अमेरिका के भरोसे चल रही है, तो नाटो एकदम साइलेंट हो। और जैसे ही नाटो साइलेंट हो तो उसके बाद में सबसे ज्यादा किसी को चिंता हुई तो यूरोपीय देश या यूरोपीय यूनियन को हुई, भाई यार हम लोग जिस नाटो के भरोसे बैठे हुए हैं उसको तो अमेरिका हड़पने में लगा हुआ है। और नाटो के लिए पिछले साल भी अमेरिका ने बोल दिया कि भाई साहब आप जो नाटो की मैं जब भी रक्षा कर सकता हूं, अमेरिका कहता है मैं जब भी रक्षा कर सकता हूं जब नाटो के अंदर जितने भी देश हैं नाटो मिलके बनाए हो वो अपनी जीडीपी का 5-5% अपने डिफेंस के लिए आप लोग खर्च करोगे। और डिफेंस के लिए खर्च करोगे तो जो सामान चाहिए डिफेंस का, आपको वेपन्स चाहिए, हथियार चाहिए, वो मेरे वाली दुकान से लेना आप लोग, मेरे को फायदा होना चाहिए। मतलब आप 5-5% पैसा निकालो, पैसा निकाल के हथियार खरीदो, हथियार मेरे से खरीदो, और वो पैसा अल्टरनेट मेरे पास आना चाहिए, मेरा हथियार बिकना चाहिए, ये कह रहा है ना। ये धमकी दी थी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के देश को। साथियों इसके अलावा मैं एक आंकड़ा बता देता हूं आप लोगों को, जो नाटो के अंदर जो डिफेंस के लिए जो नाटो की सेना है, नाटो जो मतलब डिफेंस पे जो पैसा खर्च करता है उसका 66%, 66% कोई देश खर्च करता है तो वो यूएसए अमेरिका खुद करता है। ट्रंप ये कहता है कि भाई साहब तुम्हारे पास में कुछ है नहीं, कहते तुम्हारे पास में कुछ है नहीं, तुम नाटो के नाम पे सिर्फ नाटो बना रखा। आपकी मैं अगर अमेरिका से और चाइना से कोई अगर रक्षा कर रहा है, सॉरी अमेरिका कहता है कि रसिया से और जो चाइना है उससे कोई अगर आपकी रक्षा कर रहा है नाटोज कंट्रीज को या यूरोपियन यूनियन को, कहता है अमेरिका कर रहा है। और अमेरिका आपकी रक्षा के लिए 66% लगभग 997 अरब रुपए हर साल खर्च करता है। और आप क्या देते हो उसके बदले में? आप देते हो 1-1, 2-2% मतलब आप लेके आ जाते हो। मतलब पूरा खर्चा तो मैं उठा रहा हूँ आप लोगों की मतलब सिक्योरिटी के लिए। और साथियों आपको एक चीज बता दूं, मतलब नाटो को मतलब जो यूरोपियन देश है उसको कमजोर भी किसी ने किया है तो वो इसी ट्रंप ने किया है। पहले ट्रंप ये कहा करता था यूरोपीय देश को कि यार आपको सेना रखने की कहाँ जरूरत है, आपकी तो मैं कर रहा हूं ना हेल्प। आपका कभी किसी से युद्ध होगा तो नाटो के साथ मैं हूं और मैं लड़ूंगा वो युद्ध। और वो उनको सेना रखने नहीं देता, सेना नहीं रखता तो वो कमजोर हो गए, उनके पास में सेना नहीं है, इक्विपमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है, वो अमेरिका के भरोसे बैठे हैं। अब अमेरिका ये कह रहा है कि यार तुम देते क्या हो, सारा खर्चा तो मैं उठा रहा हूं आप लोगों का। अमेरिका वैसा वैसा ही कर रहा है जैसे अंग्रेज भारत के अंदर आए थे और राजाओं को ये कहा करते थे आपको सेना रखने की जरूरत नहीं है, आपकी सुरक्षा हम करेंगे। और पहले राजाओं को कमजोर किया जाता है फिर राजाओं को हड़पा जाता है। वैसे ही अमेरिका ने इस टाइम के अंदर पहले ग्रीनलैंड पे दावा बोल, ग्रीनलैंड को लेने के लिए, कब्जा करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि अभी इस टाइम में जो यूरोपियन यूनियन है या नाटो की जो स्थिति है वो ये है कि अब वो अमेरिका से नहीं कर लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता या सामना नहीं कर सकता, क्योंकि उनको इतना कमजोर कर दिया ये चीज कह के कि आपकी हेल्प या आपकी सहायता के लिए तो मैं बैठा हूं, आपका कभी किसी से युद्ध होगा तो। और अब बंदा खुद ही युद्ध कर रहा है इनसे और इनको एकदम मतलब दिवालिया कर दिया इस युद्ध में। साथियों मैं आपको बता दूं ये जेलेंस्की है, इसने अच्छा खासा पैसा कमाया, इन दोनों लोगों ने कमाया। देखो पुतिन की तो कहानी ये कि पुतिन ने जो अपनी जमीन चाहिए थी, जो उसको जो लैंड चाहिए थी वो ले ली उसने। उसके अलावा ट्रंप की आती है, ट्रंप ने अच्छे खासे वेपन बेचे हैं जो लगभग 5-6 साल में नहीं बिके, वो इन 2 साल में इन्होंने खूब बेचे हैं 2022 के बाद में। उसके बदले के अंदर इस पे सेंसर लगा के इसने अपनी एनर्जी बेची है, पूरा पेट्रोल दबा के पैसा कमाया। अगर इस बंदे ने इसने पूरा देश का तो बेड़ा गर्क कर लिया, खुद के देश का तो किया जो किया, उसके बाद में यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनकी भी हालत टाइट करवा दी। और ये आप देख सकते हो जेलेंस्की की जिद को लेकर के, इस आदमी की व्यक्तिगत जिद को लेकर के किसी देश को बर्बाद किया गया तो वो यूक्रेन को बर्बाद करवा लिया। और ये शर्त लेके आया था मैं नाटो में शामिल होना चाहता हूँ। आज इसकी ये कंडीशन हो गई कि ये ना तो नाटो में शामिल हो रहा है, ना नाटो वालों इसको शामिल कर रहे हैं। उसके अलावा इसकी जो जगह गई, जो जमीन लैंड थी वो भी कब्जा कर लिया। किसने कर लिया? रसिया ने कब्जा कर लिया। और लगभग 200 साल पीछे चला गया जेलेंस्की आज अपने देश को, यूक्रेन को 200 साल, और इसको कुछ नहीं मिला। जहां पहले दिन खड़ा था वहीं वापस जाके खड़ा हो जाता है ये आदमी। और इन सब चीजों के अंदर कोई फंसे हैं
जिनकी सबसे बुरी हालत हुई है तो इन नवाबों की हुई है, जो अपने आप को नवाब या रईस कहा करते थे। ये कहा करते थे कि हमारे पास में कभी पैसा बीतेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग दुनिया को इतना लूट लूट के पैसा इकट्ठा कर रखे हैं कि यूरोप के पास में कभी पैसा बीतेगा ही नहीं। उन लोगों की ये युद्ध है, इस युद्ध के अंदर ये स्थिति हो गई कि इनका इनका दिवालिया निकल गया, इनका दिवाला निकल गया। और साथियों अब धीरे धीरे इनको भी समझ में आ गया, यूरोपियन यूनियन को भी समझ में आ गया कि भाई साहब हम लोग अमेरिका के साथ में नहीं रहेंगे। अमेरिका देश नहीं, दुकान है, वो हमें ठग रहा है। और ये धीरे धीरे अमेरिका के पाले से धीरे धीरे अब रशिया के पाले में जा रहे हैं और अब रूस से बातचीत करने के दरवाजे खोल रहे हैं। एक समय पहले ये एक तरीके से अमेरिका के फेवर में चलते थे। अमेरिका इनको कैसा था, राइट घूमो तो राइट घूमते थे, इनको बोला लेफ्ट घूमो तो लेफ्ट घूमते थे। पर अब ये समझ गए इस पूरे खेल को, और इन लोगों की अब इकोनॉमी एकदम बर्बाद होने की एकदम निचले स्तर पे आ गई है। साथियों आपको ये पूरी वाकई में कहानी अच्छी लगी हो तो आप नए हो हमारे चैनल पे तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, अपने साथ के मित्र लोग हैं उनको शेयर कीजिए, और आपका इस टॉपिक के प्रति क्या ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जाइए। और साथियों इतने पैसेंस और इतने धैर्य के साथ आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।